मैनेजेरियल पर्सनल का कंसेप्ट, ठीक है। की का मतलब होता है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। मैनेजेरियल का मतलब होता है टॉप मैनेजमेंट लेवल, और पर्सनल का मतलब होता है ऑफिसर ऑब्लिक एम्प्लॉय। तो अगर आप इसको डिकोड करोगे तो की मैनेजेरियल पर्सनल का मतलब होता है टॉप मैनेजमेंट पे बैठे हुए सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिसर या एम्प्लॉय जो होते हैं उनको KMP कहा जाता है। पहले बताओ मेरी ये बात समझ आई कि नहीं है? पहले बोलो इतनी बात आपको समझ आई कि नहीं है जो मैंने बोला? हाँ सर। देखो यस सर। 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। जो जो डिसीजन मेकर्स होते हैं टॉप लेवल पे होते हैं, राइट। तो टॉप लेवल पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स होते हैं उन्हें की मैनेजेरियल पर्सनल बोला जाता है, KMP, ठीक है। अब जो मैं बोल रहा हूं मेरी बात को ध्यान से सुनो। कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 203 जो है, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 का, ये बोलता है कि अगर कोई कंपनी लिस्टेड है, क्या है? लिस्टेड है, लिस्टेड। या फिर अगर लिस्टेड नहीं है, कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है। ध्यान से देखना, मेरी बात को अच्छे से सीखना। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है, 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है, वहां पर कुछ लोगों को आपको KMP बनाना पड़ेगा, मतलब की मैनेजेरियल पर्सनल बनाना पड़ेगा। ये कौन से लोग हैं मैं बताऊं तो इसमें आते हैं कंपनी का MD, ठीक है। और देखो और वर्ड दिख रहा हूं ना मैं, मैनेजर, ठीक है, और CEO, एंड इन देयर एब्सेंस, मान लो आपकी कंपनी में ना MD है, ना मैनेजर है, ना CEO है, तो क्या इन देयर एब्सेंस होल टाइम डायरेक्टर। आपको इस सब चीजों का मतलब भी मैं समझा रहा हूं। दूसरा कंपनी सेक्रेटरी, तीसरा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जिसको CFO भी कहते हैं। अदर ऑफिसर एज में बी प्रिस्क्राइब। आज पूरा चैप्टर सिखा दे रहा हूं ताकि पढ़ने में फिर समस्या तुमको जाए ना, बिल्कुल, ठीक है। ध्यान से देख लो बेटा, अच्छे से सीख लो। की मैनेजेरियल पर्सनल मतलब होता है कंपनी के टॉप मैनेजमेंट पे बैठे हुए सबसे इंपॉर्टेंट लोग। सेक्शन 203 जो है कंपनीज एक्ट 2013 का कहता है कि अगर कोई कंपनी लिस्टेड कंपनी है या फिर एक ऐसी पब्लिक कंपनी है जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ के ऊपर है, तो उनके यहाँ ये की मैनेजेरियल पर्सनल होने चाहिए, MD या मैनेजर या CEO, और अगर ये सारी पोस्ट नहीं है तो होल टाइम डायरेक्टर तो होना ही चाहिए। कंपनी सेक्रेटरी होना जरूरी है जो की मैनेजेरियल पर्सनल या टॉप पर्सनल या मोस्ट इंपोर्टेंट कहलाएगा। CFO होना जरूरी है, और कोई ऑफिसर अगर बाद में गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर दे तो वो भी होना जरूरी है। पहले बताओ आपको KMP का मतलब कितना समझ आया? आपको KMP का मतलब कितना पूरा समझ? सर। बाकी लोग को? आरजू, प्राची, हाँ सर। इशिता, यस सर। हाँ सर आ गया। आ गया। अब यहाँ पर मैं कुछ चीजों को डिकोड कर रहा हूँ आपके लिए, आप ध्यान से देखो और अच्छे से सीखो। जैसे सबसे पहला वर्ड मैं आपके लिए दे रहा हूँ MD। कितने लोग को इसका मतलब पता है MD? मैनेजिंग मैनेजिंग डायरेक्टर। डायरेक्टर। होता कौन है? जिसके पास सबसे ज्यादा पावर रहती है डायरेक्टर्स में। मैनेजिंग डायरेक्टर का मतलब होता है अ डायरेक्टर इलेक्टेड अमंग द बोर्ड। बोर्ड में से ही एक डायरेक्टर को क्या कर रहे हो? इलेक्ट कर रहे हो। मतलब बाहरी आदमी MD नहीं बन सकता। कहाँ का बनेगा? बोर्ड का ही मेंबर। पहले बोर्ड। कोई दिक्कत? बोर्ड का। हु नो सर। नो हैज सर। द substantial power, substantial power of the board,
जो फैसले बोर्ड पहले मिलकर दिए करते थे, एक ऐसा व्यक्ति जिसको कह दिया गया है कि आपके पास फैसला लेने की सबसे बड़ी ताकत है, बस लेने से पहले हमसे पूछ लेना। हमसे मतलब किससे? बोर्ड से। सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ बोर्ड। ठीक है, कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि जैसे मान लो 4 डायरेक्टर हुआ करते थे, ये बोर्ड बनाते थे। अब जब कोई भी डिसीजन मेकिंग होती थी तो ये बोर्ड देता था। ठीक है, अब क्या हुआ, ये बोर्ड जो था इन्होंने आपस में से ही एक बंदे को बना दिया एमडी। अब क्या होता है, जो डिसीजन है वो एमडी दे देता है और इस डिसीजन को वो बोर्ड से क्या करवा देता है? अप्रूव करवा देता है। तो अभी भी ये बोर्ड से ही बंधा हुआ है, फैसले लेने के लिए इसको किससे पूछना है? बोर्ड से ही। लेकिन इसको ये कह दिया गया है कि अब तुम थोड़ा इंडिपेंडेंट हो, बड़े बड़े फैसले तुम ले सकते हो, सिर्फ बोर्ड से परमिशन मांगनी रहेगी तुमको। पहले बताओ ये बात क्लियर है कि नहीं? किस सिर के ऊपर? यस सर। मैंने हाँ सर। डायरेक्टर का मतलब समझ आया भाई? बोर्ड का ही एक हिस्सा है, डायरेक्टर का एक हिस्सा है जिसको इलेक्ट करके ज्यादा पावर दे दी गई है। अब इसको कोई भी फैसला जैसे लेना होता है तो ये ले सकता है, बस बोर्ड से एक बार अप्रूवल जरूर ले ले। क्लियर है? तो अगर एमडी बोलता है कि मैं अपनी हाँ मर्जी से सर। कुछ भी करूंगा और बोर्ड से नहीं पूछूंगा, तो ये नहीं चलेगा। ये अल्टीमेटली अभी भी किससे बंधा हुआ है? बोर्ड से ही बंधा हुआ है। ये बात क्लियर है? हाँ सर। अब यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी जैसे मैं आपके लिए लिखता हूँ, जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ प्रेसिडेंट। क्या लिख के दे रहा हूँ? प्रेसिडेंट, चेयरमैन, सीईओ, सीओओ। सीओओ सुने हो कभी? कभी सुना? नहीं सर। चीफ ऑपरेटिंग, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ठीक है, तो ये क्या है? ये सब बेटा अगर मैं आपको बताऊं ना, तो ये टर्मिनोलॉजी है यूज्ड इन एमएनसी। एमएनसी माने मल्टीनेशनल कंपनी। तो अब जैसे क्या है, समझ लो मेरी एक सिंगल कंपनी है, ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, तो यार क्या होगा, यहाँ पर जिसका सबसे ज्यादा पावर है वो एमडी कहला रहा है। लेकिन अगर मेरी एमएनसी है जो अलग अलग देशों में बटी हुई है, बहुत सारे देशों में है मेरी मल्टीनेशनल कंपनी, तो एक देश में जो हेड होगा उसको प्रेसिडेंट बोल देंगे, एक जगह वाले को क्या बोल देंगे? चेयरमैन। सीईओ। कितना क्लियर हो रहा है? सीओओ। तो ये सब किसके रूप है? ये एमडी के ही रूप है। किसके फॉर्म है? एमडी। ब्रांचेस ऑफ एमडी। जैसे एक कंपनी हो तो खाली एमडी की डेजिग्नेशन आप यूज करते हो, और अगर आपकी एमएनसी हो जाती है तो उसी के नाम को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हो। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल दूं तो WWE देखते हो क्या? देखते थे। हाँ सर। तो यहाँ पर क्या है भाई, पहले ना WWE जब उतना ग्रो नहीं किया था तो यहाँ पे एक एमडी हुआ करता था, विंस मैकमैन। कौन था? विंस मैकमैन। ठीक है, अब क्या है, WWE का जो एक्सपेंशन है पूरी दुनिया में हो गया, तो अब यहाँ पे क्या सिस्टम इसने कर दिया है कि खुद बन गया चेयरमैन। कौन? विंस मैकमैन। ठीक, ध्यान से मेरी बातों को समझना। खुद बन गया चेयरमैन, अपनी वाइफ को बना दिया प्रेसिडेंट। क्या बना दिया? प्रेसिडेंट। वाइफ का नाम है लिंडा मैकमैन। ठीक, अपने बेटे को बना दिया सीईओ, शेन मैकमैन को। मैं बहुत देखता हूँ WWE, इसलिए बता रहा हूँ। सीईओ, सीओओ अपने दामाद को बना दिया ट्रिपल एच को। सुने हो क्या नाम ट्रिपल एच का? बहुत बार सर। सीईओ ट्रिपल एच है। तो भाई एमएनसी है तो आप यही तो, एक ही एमडी था, अब उसने अपना डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया तो अलग अलग पोस्ट बन गई। तो कंफ्यूज नहीं होने का है, ये सारे शब्द जो है एमएनसी में आते हैं बेसिकली। ठीक है, वरना एक ही मेन याद रखना, बोर्ड का वो मेंबर जो सारी मेन पावर अपने हाथ में रखा है वो कौन है? एमडी। एमडी। में कोई समस्या तो नहीं आई इसको लेकर? पहले तो ये बता दो सर। तो जब बोर्ड मीटिंग होती है तो इसी को चेयरमैन बनाया जाता है क्या? तो कंपनी में चेयरमैन और एमडी अलग अलग होने चाहिए। कंपनी में चेयरमैन और एमडी अलग अलग होने चाहिए, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है। भूलना मत इस चीज को। ये हो गया, एमडी का काम समझ आ गया। इसको फैसला लेने के लिए किससे अप्रूवल चाहिए अल्टीमेटली, ये बताओ? बोर्ड से। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दूसरे पर्सन का नाम लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो।
दूसरा पर्सन जो हमारा है उसको हम बोलते हैं मैनेजर। क्या बोलते हैं? मैनेजर। अच्छा, मैनेजर का मतलब हम क्या समझते हैं? बेसिकली डिपार्टमेंटल मैनेजर से प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन यहाँ पर मैनेजर का हाँ एक्चुअल में है मैनेजर टू द बोर्ड। क्या है? मैनेजर टू द बोर्ड का मतलब होता है अ पर्सन, ठीक है, ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड टू हैंडल द अफेयर ऑफ द कंपनी। कहने का मतलब बेसिकली ये है कि जैसे एक कंपनी के बोर्ड में है वैभव, ऋषिता, साक्षी, लाची, ये चार बनाते हैं बोर्ड। अब इन्होंने क्या किया, मेरे को, मैं एक ऐसी नॉर्मल एम्प्लॉय हुआ करता था, ऑथराइज कर दिया कि तुम्हारा काम बड़ा अच्छा है तो कंपनी की जैसे कोई भी डिसीजन मेकिंग है वो तुम करो, हम तुमको ऑथराइज कर रहे हैं, बस कुछ भी करने से पहले हमसे एक बार पूछ जरूर लेना। तो ये कौन है पर्सन जिसको बोर्ड ने अपॉइंट किया और ऑथराइज किया कि तुम हमारे बिहाफ में कंपनी का काम देख लो, बस करने से पहले हमसे पूछ लेना। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है ये मैनेजर है। मैनेजर मतलब हु मैनेजेस। आप बताओ कितना क्लियर है मेरी बात? ऐसा। तो अब एक बात बताओ, एमडी में और मैनेजर में क्या डिफरेंस आ रहा है? एमडी बोर्ड का मेंबर होता है सर, और मैनेजर? मैनेजर कोई बाहर का होता है। ठीक। दूसरी बात, एमडी क्या सब्सटेंशियल पावर होती है और इसको बोर्ड पावर देता है। तीसरी बात, दोनों को किससे अप्रूवल देनी है? बोर्ड। तो अब यहाँ पे बोर्ड जो से। बात लिख रहा हूं वो भूलना मत और एकदम अच्छे से याद रखना। अ कंपनी कैन नॉट अपॉइंट एमडी एंड मैनेजर एट द सेम टाइम, क्योंकि दोनों का काम एक जैसा है, दोनों को ही कंपनी चलाना है, दोनों को ही बोर्ड से अप्रूवल देकर काम करना है। तो एक समय पर एमडी और मैनेजर को एक साथ नहीं रखा जा सकता, या तो तुम मैनेजर ही रख लो या तो तुम एमडी रख लो। कितना क्लियर है ये बताओ? पूरा सर। अच्छे से मन में, जीवन में कोई समस्या तो नहीं है इसको लेकर के? नो सर। क्लैरिटी पूरा। अब थोड़ा कंपनीज एक्ट के एस्पेक्ट की बात करते हैं कि हमको चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कि जैसे एमडी है या मैनेजर है, ठीक है, एमडी के बारे में पढ़ोगे तो मैनेजर उसके साथ साथ ही चलता है, मैनेजर है या फिर होल टाइम डायरेक्टर है। तो इनको लेकर कंपनीज एक्ट में प्रोविजन कहाँ दिया गया, क्या बोला गया इनको लेकर? तो इनको लेकर ना प्रोविजन एक तो दिया है सेक्शन 196 में और दूसरा दिया है सेक्शन 197 में। 196 जो है वो बताता है प्रोविजन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी ऑब्लिक WTD, सॉरी ऑब्लिक मैनेजर ऑब्लिक होल टाइम डायरेक्टर। और सेक्शन 197 जो है वो है रेन्यूमरेशन टू डायरेक्टर। डायरेक्टरों को, टोटल सारे डायरेक्टरों को क्या सैलरी होनी चाहिए। ध्यान से मेरी बात को सुनो, दो सेक्शंस मेनली फोकस करके पढ़ने हैं। सेक्शन 196 जो अपॉइंटमेंट के प्रोविजन बताएगा और सेक्शन 197 जो बताएगा सैलरी क्या होनी चाहिए। प्लस आपको इसके साथ पढ़ना होता है शेड्यूल 5। क्या पढ़ना होता है? शेड्यूल 5। ठीक है, अब मेरी बात को थोड़ा सा ना आराम से दिमाग लगा के सुनना। मैंने दो सेक्शन बोले आपको, 196, 197 और साथ में क्या पढ़ना है, शेड्यूल 5 पढ़ना है। तो मैं यहाँ कहना क्या चाह रहा हूँ ये समझ लो आप। जैसे मैं बात करता हूँ अपॉइंटमेंट की, मैं आपको पूरा एक बेस बना दे रहा हूं ताकि आपको चैप्टर पढ़ने में दिक्कत ना आए। जैसे आपको ये पढ़ना है कि आपको अपॉइंट करना है एमडी को या मैनेजर, दोनों में से कोई एक ही हो सकता है जैसा कि मैंने बोला, और इनके एब्सेंस में कौन होता है, WTD होता है, होल टाइम डायरेक्टर। ठीक है, तो सेक्शन 196 क्या है, ये बताता है
प्रोविजंस ऑफ अपॉइंटमेंट, इसमें ये लिखा हुआ है कि अपॉइंटमेंट के लिए क्या क्या बेसिक बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ जब इसको आप पढ़ते हो तो एडिशनल में हमको पढ़ना होता है शेड्यूल 5, ठीक, और इसमें भी मोर स्पेसिफिकली पार्ट 1, जिसमें बताया गया है क्वालिफिकेशन ऑब्लिक डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ, थोड़ा बोर लग रहा होगा क्योंकि मैं बहुत डिटेल बोल रहा हूं, ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी ऑब्लिक मैनेजर ऑब्लिक WTD। तो आप जब भी पढ़ना स्टार्ट करते हो अपॉइंटमेंट, तो आपको दोनों चीज साथ में पढ़नी है। सेक्शन 196 में प्रोविजन पढ़ना है, अपॉइंटमेंट के रूल क्या है, साथ साथ आपको पढ़ना है क्वालिफिकेशन क्या है और डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, जो शेड्यूल 5 के पार्ट 1 में दी हुई है। बहुत ज्यादा टेक्निकल तो नहीं हो गया ये बताओ, बहुत ज्यादा टेक्निकल तो नहीं हो गया ये बोलो, समझ आया कि नहीं आया? आया सर। आ गया। अब नीचे जो बात लिख रहा हूं वो याद रखो, अगर अपॉइंटमेंट के टाइम सेक्शन 196 एंड शेड्यूल 5 के रूल फुलफिल होते हैं, तो एमडी ऑब्लिक मैनेजर ऑब्लिक WTD का डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होगा, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होगा। ई फॉर्म MR1, कौन सा फॉर्म भरेंगे? ई फॉर्म MR1। ठीक है, अगर आप पूरी नियम और शर्तों को मानोगे, मतलब सेक्शन 196 को मानोगे और पार्ट ए में जितनी क्वालिफिकेशन दी हुई है पार्ट 1 है पूरी, आप अगर पूरी कर रहे हो तो डायरेक्ट आपका अपॉइंटमेंट होगा, ई फॉर्म MR1 भरेंगे। और अगर ऐसा होता है कि अगर अपॉइंटमेंट के टाइम सेक्शन 196 एंड शेड्यूल 5 के रूल फुलफिल नहीं होते हैं, तो एमडी ऑब्लिक मैनेजर ऑब्लिक WTD का अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन से होगा। कैसे होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से होगा। इसके लिए जो फॉर्म लगेगा वो है ई फॉर्म MR2। अब इस चीज को भैया थोड़ा सा आराम से ना अपने दिमाग में आप फीड कर दो, आप जो पढ़ रहे हो। आपको एमडी मैनेजर का मतलब समझ आ गया कि नहीं आ गया ये बताओ पहले? हाँ सर। यस सर। जब आप पढ़ोगे तो 2 सेक्शन ही मात्र पढ़ने हैं, 196 अपॉइंटमेंट, 197 सैलरी, साथ ही साथ शेड्यूल 5 पढ़ना है। तो जैसे आप अपॉइंटमेंट पढ़ रहे हो तो आपको ध्यान रखना है 196 का भी प्रोविजन पूरा जो है फुलफिल हो, और शेड्यूल 5 का पार्ट 1 जो क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन का लिस्ट कंटेन करता है फुलफिल हो। फुलफिल हो गया तो प्यार से अपॉइंटमेंट हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। और फुलफिल नहीं हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से होगा। ईमानदारी से बोलो कितनी समझ में आई मेरी बात? पूरा सर। कोई डाउट क्या नहीं सर? मन में? नहीं सर इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों आएगा बीच में? क्योंकि भाई यहाँ पर ना क्वालिफाइड या क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है ना, तुम फुलफिल नहीं कर रहे हो, इसलिए सरकार से पूछना पड़ रहा है। जैसे एक एग्जांपल छोटा सा देता हूँ, पता लग जाएगा तुमको इससे। अपॉइंटमेंट के प्रोविजन में यही बोला गया है कि जो एमडी बनना चाहता है ना, उसकी उम्र जो है 21 साल से 70 साल होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 21 से 70। ठीक। अब एक 22 साल की उम्र का पर्सन है, उसको हम एमडी बना रहे, तो कोई इशू आना चाहिए क्या? नहीं। नहीं। तो इसका अपॉइंटमेंट प्यार से हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर मैं एमडी बना रहा हूं एक 16 साल के लड़के को या लड़की को, तो अब यहाँ पे भी अपॉइंटमेंट होगा, कोई बुराई नहीं है।
बट किसकी अप्रूवल से? सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट। तो समझ आया क्या? हाँ तो बस आप अपॉइंट हो सकते हो, लेकिन अगर आप क्राइटेरिया में नहीं आ रहे हो तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेके हो सकते हो। ध्यान रहेगी मेरी बात? हाँ सर। यस सर। अच्छे से क्लियर है कि नहीं? सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर देखो आरओसी को ही दे दी है। तो आप ई फॉर्म MR1 जमा करते हो। MR का फुल फॉर्म होता है मैनेजेरियल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, मैनेजमेंट लेवल का रिप्रेजेंटेटिव। डायरेक्ट सर अपॉइंटमेंट। हाँ बेटा। ये आफ्टर ऑल है तो डायरेक्टर ही ना, हाँ हाँ, तो इसके लिए कोई DIR फॉर्म नहीं भरना होता? KMP जैसे बनाना हो ना तो ये MR जाता है, ठीक है। और साथ हाँ। साथ जैसे अगर मान लो होल टाइम डायरेक्टर बना रहे तो DIR 12 भी भरते हैं। जैसे जब मैं अपनी CS बना कंपनी में तो मेरा MR1 गया। क्या गया? MR1। क्यों गया? क्योंकि मैं KMP कैटेगरी में आया। आई मेरी बात समझ में? हाँ कितना क्लियर है ये? आ गई सब। अच्छे आगे से सर। समझ आया कि अच्छा तो सर CS के बारे में तो आप कुछ बताया नहीं। तो चैप्टर में मेन फोकस तुमको MD और मैनेजर पे ही रखना है। किस पे रखना है? MD और मैनेजर। एमडी और मैनेजर। ये कोई ऐसा क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन का लफड़ा नहीं है। हम लोग को सिर्फ ICSI का मेंबर होना जरूरी है। क्लियर है? चैप्टर हाँ। समझ गए कि नहीं समझे ये बताओ हाँ पहले। हाँ सर। हाँ सर। तो भैया ये धड़ धड़ ये चीजों को आप पढ़ना शुरू कर दो अपने। इसका भी सॉफ्ट कॉपी दे रहा हूँ, हार्ड कॉपी 2-3 दिन बाद देना, ठीक है, जब पार्ट C की भी दे दूंगा, है ना। ये देख लो, ये पढ़ पाएंगे अपन KMP की मीनिंग? पहले तो ये बताओ अभी हाँ थोड़ी सर। हाँ सर। क्या मीनिंग बताया आपको मैं? CEO, MD, मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, होल टाइम डायरेक्टर, CFO। ध्यान रहेगी बात? हाँ CEO की मीनिंग पढ़ पाओगे, CFO की पढ़ पाओगे, CS की पढ़ पाओगे? इनकी मीनिंग्स पढ़ दोगे? हाँ सर। मैनेजर, MD बनेगा? हाँ सेक्शन 203 जो मैंने बोला, क्या बोला सेक्शन 203 में? कि हर रजिस्टर्ड कंपनी या कोई पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल कितने से ज्यादा है? 10 करोड़ से। 10 उसके करोड़। यहाँ इन लोगों को आपको KMP बनाना होगा। किसको? MD या CEO या मैनेजर, और अगर ये नहीं है तो होल टाइम डायरेक्टर। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इन देयर एब्सेंस। ये बात समझ आ रही है? हाँ। दूसरा CS, तीसरा CFO। कोई परेशानी? नो सर, ये जो होल टाइम डायरेक्टर है इनका भी टर्म होता है क्या? हाँ, 5 साल का इन लोग का सबका है ना। सबका 5 साल है। MD का भी 5, मैनेजर का भी 5, WTD का भी 5, ठीक है। ठीक है। सर जो होल टाइम CS होते हैं उन लोग को अपनी कंपनी में भी शेयर में इन्वेस्ट करना पड़ता है? नहीं, कुछ नहीं कर सकते, कंपनी के एम्प्लॉय हो आप। जब स्वेट इक्विटी शेयर इशू होंगे तो खरीदना, या ESOP मिलेगा तो खरीद लेना। आई बात समझ में? नहीं आई? फिर बोलूं? नहीं, कल ना वो वीडियो देख रही थी, उसमें बोले कि 5 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट रहता है। 5 करोड़? गलत पढ़ रहे हो कहीं तुम। क्या पढ़े? वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है ना, क्या चीज? ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑनलाइन हुआ ना इस बार, हाँ हाँ, तो उसमें होल टाइम जो CS होता है उन लोग का 5 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट रह सकता है, ऐसे बोल रहे थे। 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट नहीं बोला, उसमें ये बोला होगा कि कहाँ रखना जरूरी है होल टाइम CS, ठीक है। तो कोई भी कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ के ऊपर है, पहले 5 था, अब सरकार ने उसको 10 करोड़ कर दिया है। कोई भी ऐसी कंपनी जिसका कैपिटल, पब्लिक और प्राइवेट फर्क नहीं पड़ता, अगर कैपिटल 10 करोड़ के ऊपर है तो होल टाइम CS रखना जरूरी है। ये क्राइटेरिया। आई बात समझ? ठीक है। और अगर कोई 5 करोड़ बोल दिया होगा तो तुमको मिसलीड कर दिया, गलत बता दिया है। इस साल फरवरी में क्राइटेरिया बदल गया है। अब हर वो कंपनी जिसका कैपिटल 10 करोड़ के ऊपर है उसको ही CS रखना है। पहले क्या था, हर वो कंपनी जिसका कैपिटल 5 करोड़ के ऊपर है उसको रखना था। अब उसको 10 करोड़ कर दिया है। आई मेरी बात समझ? हाँ यही होगा शायद। ठीक है, भूलना मत ये सारी चीजों का, आपको एक एक डिटेल में पूरा बताते जा रहा हूँ, है ना। ये क्लियर है?
अब क्या है, जैसे केएमपी को यार अपॉइंट करोगे ना, तो वो एक बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना होगा जिनमें उनके अपॉइंटमेंट की टर्म एंड कंडीशंस आपको डिसाइड करनी होगी। आप बताओ कोई दिक्कत? नो सर। भाई देखो, आपका हिसाब ऐसा है कि अगर आपको एमडी को भी कंपनी में रखना है तो फर्स्ट अप्रूवल तो बोर्ड देगा, बोर्ड के बाद फाइनल अप्रूवल आपको किससे देनी है? शेयर होल्डर्स बोर्ड में तो नहीं, तो बोर्ड होता है आपकी जो टी&सी टर्म एंड कंडीशन है, जिसमें आपकी सैलरी होती है, डिसाइड कर देता है। हम आपको ये दे पाएंगे कंपनी में। आप बता दो कहीं कोई दिक्कत? नो सर। क्लियर है? अच्छा, अब ये नीचे की लाइन पढ़ो, इंपॉर्टेंट है। एक इंडिविजुअल को कंपनी में आप चेयरपर्सन और एमडी एक साथ नहीं बना सकते जब तक कंपनी एमएनसी या मल्टीनेशनल कंपनी ना हो। इन लाइंस में कोई दिक्कत? आपको ये बात थोड़ी देर पहले भी मैंने बोली है। तो एक चेयरपर्सन को हाँ, मीटिंग सर। में नहीं कुछ नहीं। बनेगा हाँ तो अब मतलब तो रख सकते हैं ना, क्या चीज? एमएनसी होगी तो दोनों एक साथ हो सकते हैं। एमएनसी में तो फिर वो WWE वाला एग्जांपल जो दिया वो याद रखना, ठीक है? हाँ एक अगर कोई पर्सन होल टाइम की मैनेजरियल पर्सनल बन गया तो एक से ज्यादा कंपनी में फिर वो पोजीशन होल्ड नहीं कर सकता, ठीक है? अगर आप किसी कंपनी में मान लो केएमपी की मैनेजरियल पर्सनल हो तो ज्यादा सर आप एक और कंपनी में हो सकते हो, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है? और वो भी ऐसा है कि आपको कंपटीटर नहीं होनी चाहिए वो कंपनी। जैसे मैं बोलता हूँ ऋषिता जो है एक्स लिमिटेड में एमडी है, तो ज्यादा से ज्यादा वो वाई लिमिटेड में और हो सकती है, वो भी बोर्ड परमिट करेगा तो, अदरवाइज नहीं हो सकती। आप बताओ कितना क्लियर है? और पूरा सर हाँ। अगर जो वाई लिमिटेड है और एक्स लिमिटेड में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो वो हाँ। किसके साइड रहेगी? उसको वैकेट करना पड़ेगा एक पोजीशन। अब उसकी चॉइस है ऋषिता की, कहाँ से रिजाइन करेगी वो। कितना समझ में आएगा? तो ये जो पॉइंट मैंने बोला है नीचे कंटिन्यू हुआ है, आप इसको कर सकते हो और इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बन जाएगा आपसे ये पूरा हाँ। हाँ अच्छे से? मन में जीवन में कोई समस्या तो नहीं आई भैया? नहीं। क्लियर है? हाँ सर। ये अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर देख लो, अभी तक इतने सारे पढ़ चुके हो तो अब इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमने सबसे पहले बोर्ड मीटिंग बुलाई, इसमें आपको कोई दिक्कत है क्या बताओ? नो सर। दूसरा इंश्योर करे कि एक से ज्यादा कंपनी में केएमपी नहीं बनेगा, इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं है। जनरल मीटिंग बुलाकर रिजोल्यूशन पास कर दिए, कोई दिक्कत? नहीं। अगर बीच में कभी जगह छोड़ दिया तो जगह को 6 महीने में भर देंगे। कितने महीने में? 6 months। ठीक। अब क्योंकि जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास हुआ था तो आप आरओसी के पास MGT 14 जमा करो, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं और इनके अपॉइंटमेंट के लिए फॉर्म MR1 जमा करो, इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। अगर क्राइटेरिया पूरा नहीं करता तो MR1 जमा होता है कि MR2 जमा होता है? MR2। MR2 ये छठवां पॉइंट नहीं करना। टफ लगा क्या? सर एक बार वापस बता दो ना, मैं लीव हो गई थी। पहले बोर्ड मीटिंग बुलाओ, एंश्योर करो कि ये पर्सन एक से ज्यादा कंपनियों में एमडी ना बने, जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करो। फिर भी बाद में कल को ऐसा हो कि अगर जगह खाली हो गई तो 6 महीने में जगह भरो। अब क्योंकि अभी जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास हुआ है तो आपको आरओसी के पास 30 दिन के अंदर MGT 14 फॉर्म भर के रिजोल्यूशन को रजिस्टर्ड कराना होगा और अपॉइंटमेंट का डिटेल देने के लिए फॉर्म MR1 जमा करना होगा। बोलो, थोड़ा बहुत समझ आया? हाँ सर। कि रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, अभी देख लेना, है ना? हाँ। कल सुबह ये अपॉइंटमेंट का प्रोविजन पढ़ाता हूँ 196। क्या पढ़ाऊंगा? 196 और शेड्यूल 5 साथ साथ पढ़ाऊंगा, ठीक है? थोड़ा ध्यान से सुनना और अच्छे से करना इसको, ये काफी है ना?